नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सभी के लिए डिकोड एग्जाम ने एक फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें 150 वीडियोस के माध्यम से 151 वीडियोस के माध्यम से सभी विषयों के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करते हुए आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। तो भारत का भूगोल, आज भारत के भूगोल की अंतिम और 8वीं क्लास है ना, 8वीं क्लास है और ये लास्ट क्लास है। 8 क्लास में हमने भारत के भूगोल की जो भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती थी उन सबको देखा पढ़ा समझा है, ठीक है। और इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 113 है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इनको थोड़ा देखना शुरू कीजिए, निसंदेह रूप से आपको परीक्षा में इससे लाभ मिलेगा, है ना। ये 150 वो क्लासेस हैं जो पेपर में प्रश्न जिन टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि हर क्लास से प्रश्न छपेगा तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन छपेगा, जिस दिन पेपर होगा, उस दिन आपको प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप अगर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेके बहुत सीरियस हैं, अच्छे से चीजों को करना चाहते हैं, यद्यपि इस समय खबरें कुछ परीक्षा टलने की ना टलने की चल रही हैं, लेकिन आयोग की तरफ से जब तक कोई नोटिस ना आ जाए इन सब पर थोड़ा ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये वरना जो 4, 5, 6, 8, 10 दिन निकल जाएंगे इसी उपापोह में तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है। 27 अक्टूबर, अभी चील की आंख 27 अक्टूबर ही है, वही दिखनी चाहिए, मछली की आंख वही है, और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। जब कुछ पोस्टपोन होगा या ऐसा कुछ नोटिस आ जाएगा तो उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। दोनों ही स्थिति में आपके लिए लाभ है, तो आप आराम से इन क्लासेस को देखिए। इसके साथ साथ डिकोड एग्जाम ने आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, जिस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्न हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्न हैं, मतलब 4000 प्लस 3000 प्रश्नों की एक अनुपम अपने आप में बढ़िया बेहतरीन सी श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत 4000 प्रश्न जो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम वाले थे वो हैं, मतलब 100 दिन तक 40-40 प्रश्न जो हमने डेली करके रिवाइज चीजों को किया है वो सब आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे, जिसमें 3 बार रिवीजन, मतलब 3 बार कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो प्रश्न डिजाइन है। और समस्त नए प्रश्न हैं, आयोग के नए ट्रेंड के हिसाब से हैं, जैसा कथन निष्कर्ष वाले, मैचिंग वाले, सत्य वाले, जो भी प्रश्न हो सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट वाले, वो आप सब आपको इसमें दिए गए, ठीक है। तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो लाभ क्या है इसके कि एक तो इन 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना, जो अन्य कहीं भी आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन का क्या फायदा है सर? एक तो रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। पूरे टेस्ट को दोबारा रिवाइज करने बैठोगे टाइम लगेगा, 40 मिनट का वीडियो सॉल्यूशन है, उसको देख लो, पूरा टेस्ट रिवाइज हो गया, है ना। प्लस उस टेस्ट में, उस वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको तरीके भी बता रहा हूं कि आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे प्रश्न सॉल्व करने चाहिए, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी लाभप्रद चीज होने वाली है। इसके साथ साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट इसमें है ना, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इन टेस्ट का क्या विशेष महत्व है कि भाई फुल लेंथ टेस्ट आपको परीक्षा से पहले एक आध टेस्ट सीरीज तो लगानी ही चाहिए। डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगाई, अपने आप में एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन की हुई टेस्ट सीरीज है। हमारी टीम काफी वर्क करने के बाद, काफी चीजें देखने परखने के बाद इस टेस्ट सीरीज को बनाती है, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगी, ठीक है। चलिए, तो आप ये दोनों काम कर लेंगे, अगर ये क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज लगा ले रहे हैं, तो निसंदेह रूप से आप 10-15 नंबर स्वयं को अन्य अभ्यर्थियों से आगे महसूस करेंगे, जिसका लाभ सीधे सीधे आपके सिलेक्शन और प्रीलिम्स में आपकी संभावनाएं, प्रीलिम्स क्रैक होने में आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज हमें क्या पढ़ना है? आज का जो क्लास है थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि आज सर आनंद सा नहीं आया। कारण है उसका क्योंकि सारा डेटा बेस्ड क्लास है। मैं आपको यद्यपि खनिज और इन सबका, खनिज उद्योग, धंधे, परिवहन, इन सबका नया डेटा जब भी आपकी परीक्षा होती है उससे लगभग 1 माह पूर्व हमारे ही चैनल पे आपको एक बेहतरीन सा वीडियो आपके प्रिय दिवाकर सर द्वारा दिया जाता है, जिससे एकदम अपडेटेड डेटा से आप परिचित हो, अपडेटेड डेटा पढ़ें। फिर भी इनके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बेसिक प्रश्न हो सकते हैं, उनको मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, आराम से पढ़ लीजिए। बेसिक जो सरल प्रश्न होता है, जो देखिए सिलेक्शन कभी भी कठिन प्रश्न गलत होने से नहीं रुकता है, सिलेक्शन रुकता है सरल प्रश्न के गलत होने से, और सरल प्रश्न ऐसे ही प्रश्न होते हैं इनको हम छोड़ देते हैं। तो आइए साथ में पढ़ते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं 30-40 मिनट में, ठीक है। चलिए,
खनिज बेसिकली हैं क्या, ऐसे तत्व जो किसी भी रूप से मनुष्य की हेल्प कर रहे हैं, मनुष्य को फायदा दे रहे हैं, मनुष्य के जो है आर्थिक तंत्र में लाभ दे रहे हैं, है ना, और विभिन्न तरीके से उसको हेल्प कर रहे हैं। 5 प्रकार की चट्टानें होती हैं, मैंने आपको पहले भी याद कराई है। आधा कविगो, है ना, ये उसका याद करने का सिस्टम है। आधा कविगो मतलब सबसे पहले है आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर आती है कुडप्पा क्रम की चट्टान, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, और फिर आती हैं सबसे लास्ट में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। एक प्रश्न तो आपके इसी क्रोनोलॉजी से बनता है कि इनको क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या, आधा कवि को याद कर लो, मतलब सबसे पहले आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, है ना, इसी क्रोनोलॉजी में चट्टानों का विकास हुआ है, इन चट्टानों का। पहली बात। दूसरी बात, एक प्रश्न मतलब एक प्रश्न नंबर 1 तो हो गया इनकी क्रोनोलॉजी अटैच करने के लिए, क्रोनोलॉजी सही करने के लिए, क्रमानुसार लगाने के लिए पेपर में सवाल आता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल क्या हो गया, ये जो धारवाड़ क्रम है ये धात्विक चट्टानों के लिए, धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। 2 तरीके से याद कर सकते हो, एक तो दोनों में धाधा है, धात्विक और धारवाड़, ठीक है। दूसरा, कोई भी धातु लो आप, उसको पीटना शुरू करो, कहीं पे मारना शुरू, लोहे का डंडा ले लो, जमीन में बजाना शुरू कर दो, टन 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 आवाज आता है, मतलब धाड़ धाड़ आवाज आती है। और मार कोई तुम बड़ा सा सिल ले लो, हथौड़ा ले लो, पीटना शुरू कर दो, धाड़ धाड़ आवाज आती है। मतलब जितने भी धात्विक टाइप की चीजें हैं वो किस क्रम की चट्टानों में मिलेंगी, धारवाड़ क्रम की चट्टान। न जाने कितनी बार पेपर में सवाल पूछा गया है। दूसरा, कोयला जो है, कोयला सबसे ज्यादा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना, याद करो साउथ की मूवी, साउथ की मूवी में जो गुंडे होते हैं ना, गुंडे मवाली एकदम मोटा सा दिखाया होगा, बाल बिखरे से होंगे, एकदम ब्लैक सा होगा, काला सा। तो काला क्या होता है, गुंडा, और काला क्या होता है, कोयला। तो कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहां से कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। आधा कविगो, इन चट्टानों की क्रोनोलॉजी, धात्विक खनिज जो मिल रहे हैं धारवाड़ में मिल रहे हैं, और कोयला जो मिल रहा है वो आपके गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिल रहा है। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न है। इन्होंने एक लाइन में कह दिया, मैंने आपको यहां याद करा दिया कि खनिज संपन्न सर्वाधिक कौन सी चट्टानें हैं, या खनिजों में भी धात्विक खनिज संपन्न कौन सी चट्टानें हैं, तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आर्कियन, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज के लिए, ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम अवसादी शैल चट्टानों में पाया जाता है। खनिज, कोयला और पेट्रोलियम ये अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, देखो चट्टानों के भी 3 क्रम हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है आग्नेय चट्टान, ठीक है, फिर होती है अवसादी चट्टान, फिर होती है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें आपने पढ़ी होंगी, पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान है जब पृथ्वी से निकलने वाला मैग्मा बाहर आके जो लावा कहलाता है वो आके जम जाता है, तो वो आग्नेय चट्टान बन जाता है जमने के पश्चात। तो जब इतना गर्म तप्त लावा आ रहा है तो क्या उसमें कोई जीवांश मिलेगा, जीवाश्म मिलता ही नहीं है, तो इसमें जीवाश्म भी नहीं मिलता है, इसमें जीवाश्म भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आग्नेय क्रम की चट्टानें होती हैं। आग्नेय क्रम की चट्टानें जब सूख जाती हैं, ज्यादा सूखने के बाद वर्षा पड़ रही है, ताप पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है, तो उनके टुकड़े टुकड़े कुछ हो जाते हैं, या फिर अपरदन की क्रियाओं के फलस्वरूप किसी और कारण से तो उनके कुछ टुकड़े टुकड़े दूसरी जगह जाके जमा हो जाएंगे, तो ये भी फिर टुकड़े जमा होने के बाद जम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लंबे समय तक आप सीमेंट जो आता है, सीमेंट डाल दो, बजरी डाल दो, ईटा डाल दो, तो वो थोड़े बहुत दिन बाद अपने आप एटमॉस्फेयर से नमी ले लेके जम जाएगी वो चट्टान। तो अवसादी चट्टान इसी तरीके से
बन जाती है। फिर इस पे भी हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी होगी, हाई प्रेशर पड़ेगा, तो ये फिर कायांतरित चट्टान बन जाएगी। और कायांतरित चट्टान पुनः क्या होगी, प्लेट सबमर्जन से नीचे चली जाएगी और नीचे से वो दोबारा मैग्मा के रूप में आग्नेय चट्टान बनेगी। तो इस प्रकार ये तीनों चट्टानों का क्रोनोलॉजी क्रम चलता रहता है। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जर्मनी में बेसिकली एक रूर प्रदेश की संकल्पना है, वो क्या है, धात्विक जो है खनिजों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो भारत में धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, रूर प्रदेश कहा जाता है। किसको, छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र है उसको। छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र कौन सा है, ये रहा मान लो आपका प्यारा भारत। ये वाला जो क्षेत्र है आधुनिक छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वहां के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र। ठीक, चलो आगे चलते हैं। खनिज तंत्र है क्या, शैल तंत्र। सबसे पहले शैलों को देखिए, खनिज संसाधन। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इनका वितरण असमान है। मतलब एक सी जगह नहीं पाए जा रहे हैं कि कहीं भी बोले रामचंद्र के घर के नीचे खोज लो वहीं पे होगा सबसे ज्यादा, गुल्लू के घर के नीचे देख लो वहीं पे है भाई साहब आटे की खान। नहीं, ऐसे खनिज नहीं है, कभी कोई चीज कहीं है, कोई चीज कहीं है। ठीक है, चलिए, परंतु इनका वितरण असमान है। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में, प्रायद्वीपीय चट्टानें मतलब ये भारत, तो ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार पाए जाते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी में अधिकांश तेल निक्षेप, तो तेल निक्षेप कहां है, गुजरात में और असम में। ठीक है, तो ये याद रखोगे। फिर उसके बाद अब देखो ये बेसिक है भाई, कौन उत्पादन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो तो आप करंट से अपडेट कर लोगे, लेकिन आपसे बेसिक ही पूछ ले कि तेल निक्षेप कहां पाए जा रहे हैं तो आप बताओगे ना, तो इसलिए ये क्लास आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रायद्वीपीय शैल क्रम में राजस्थान में अनेक प्रकार के, अब राजस्थान में क्या मिल रहा है, अनेक प्रकार के अलौह खनिज मिल रहे हैं। खनिज है लेकिन अलौह है जो लोहे से अलग है। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। क्यों, क्योंकि वो तो तेथिस भूसन्नति थी और वहां जो मृदा लाई गई है वो कटाव द्वारा लाई गई है, जलोढ़ मृदा है। जब जलोढ़ मृदा होगी तो खनिज होने की संभावना ही नहीं, तो यहां खनिज लगभग नहीं है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगार्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। बिंद क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य और सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर किसमें मिलेगा, बिंद क्रम की चट्टानों में। तो यही देख लो, यहां जो ये विंध्यन वाली चट्टानें, इनमें क्या मिलेगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। इनमें क्या मिलेगा, इनमें मिलेगा सर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, है ना, इनमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। फिर कह रहा है आगे क्या है कि सम्मिलित है, जहां निचली बिंद शैलों को चूनेदार, मृणमय एवं सागरीय, मतलब उनमें चूना की मात्रा ज्यादा है, वहीं ऊपरी बिंद शैलें नदी और ज्वार नदमुख हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, क्योंकि यहीं पे भाई कोई भी उद्योग कहां ज्यादा डेवलप होगा, जहां उससे रिलेटेड कच्चा माल ज्यादा पाया जाएगा, तो भाई चूना और संगमरमर, सीमेंट उद्योग, ये सब कहां होगा, सर इसी एरिया में होगा। ठीक है, भारत में महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवार है, तो शैल तंत्र जो हो गया खनिज युक्त, धारवार तंत्र हो गया, हमने पहले भी देखा था। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, तो धात्विक खनिज कहां पाए जाएंगे, धारवार तंत्र में। धाधा से भी याद कर सकते हो, और कोई भी धातु को पीटोगे तो धारधाड़ी बोलेगी, मतलब धारवाड़, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व और उत्तरी पूर्वी पठारी में खनिज संसाधनों के बड़े वो पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य का पठार, ओडिशा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र संसाधनों के बड़े भंडार हैं, हमने देख लिया। इसे भारत के खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। किसको, प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारत में खनिजों का हृदय स्थल भी कहते हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिनमें ये शामिल है, कोई टेंशन की बात नहीं। महत्वपूर्ण बात जो थी वो मैंने सारी पीली कर दी है, अभी जब रिवाइज करेंगे तो एक बार दोबारा से बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ, खनिज संसाधन, लौह खनिज जो है वो, कुछ लोहा जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में प्राप्त होता है, फिर उसको ताप दाब देके शोधन विधियों द्वारा आप जिस रूप में लोहा प्रयोग करते हैं उस रूप में लाया जाता है। लौह इसके के कुल आरक्षित भंडारों का 95% भाग कहाँ कहाँ है, इनमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। मतलब भारत के लगभग इस वाले हिस्से में पाया जा रहा है। थोड़ा बहुत
खिदमत यहाँ, तो यहाँ सब क्या है, कोयले के निक्षेप हैं, कोयले के भंडार हैं। 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइनोमाइट और सिडेराइट, है ना, इनको याद रखना, HMLS, ठीक है, HMLS इनको याद रखना। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका रंग लाल गेहुआ होता है, यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। तो लोहे के ये 4 बेसिकली अयस्क पूछे जाते हैं, लोह अयस्क कौन कौन से हैं इनमें से, तो ये 4 है, हेमेटाइट, HMLS याद रखना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइनोमाइट और सिडेराइट। सिडेराइट भूलते हैं लोग, तो सिडेराइट को आप याद रखना। चलो अब आ जाओ, लौह खनिज के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं, है ना। ये कैसे याद होंगे सर, मैंने जो घटना चक्र का PYQ करा रखा है ना डिकोड एग्जाम 2.0 चैनल पर, उसके 2 पार्ट पढ़े हैं, 2 पार्ट भारत के भूगोल के पढ़े हैं, 2 पार्ट आपके विश्व के भूगोल के पढ़े हैं। तो पार्ट 2 जो है भारत के भूगोल का, उसमें आपको ये सब कथा मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना। तो आपके ये सारे प्रश्न ना वहीं से याद हो जाएंगे, काफी इजीली मैंने वहां याद कराए हैं। फिर भी कोशिश करते हैं। ओडिशा में कौन सा है, मयूरभंज जनपद के गुरुमा हिसानी। तो उनमें क्या है कि जो जो ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं ना, वो मैंने आपको सारे याद करा दिए हैं विभिन्न तौर तरीकों से, ताकि PYQ ना छूटने पाए। क्योंझर, है ना, सुंदरगढ़ जिले का मालंग टोली, तो क्योंझर इनमें से कई बार पूछा गया है लोहा अयस्क का। तो लोहा क्या होता है, लोहा झड़ने लगता है, कैसे ऑक्साइड बना लेता है, तुम लोहा डाल दो। तो मुझसे कह रहे हैं दादा क्यों झड़ रहे हो तुम, क्यों झड़, मतलब तुम क्यों झड़ रहे हो, तुम्हें झड़ना नहीं चाहिए, बस, ठीक है। चलो फिर कर्नाटक, तो उड़ीसा, तो तुम कुछ उड़ा दें ताकि तुम झड़ो ना, तो उड़ीसा में जो है क्योंझर है। फिर कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बूदन की पहाड़ी, धारवाड़ क्षेत्र, ये सारे पूछे गए हैं कर्नाटक वाले। तो बेल्लारी, तो कर्नाटक में बेल्लोर विद्रोह हुआ था, तो वो हमें याद है। चित्रदुर्ग भी कर्नाटक में है, ठीक है। फिर चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बूदन की पहाड़ी याद रखना, कई बार पूछा गया है। तो बाबा बूदन की पहाड़ी किस लिए फेमस है, कोयला निष्कर्षण के लिए, माफ कीजिए लौह खनिज के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, बेलाडीला, है ना, बेलाडीला, जगदलपुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, ये सब पूछे गए हैं। तो बेलाडीला, बड़े बड़े डीला हैं, किसके, लोहे के हैं, तो इसलिए मैं उठा नहीं पा रहा हूं भाई, इसमें 36 झाड़ है, मैंने आपको ऐसे भी याद कराया था। झारखंड, नुआमुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूमि जिला, तो ये झारखंड का याद रखोगे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा, नेल्लोर, ये सब आंध्र प्रदेश के। महाराष्ट्र, पीपलगांव, असोला, देवलपांव, सूरजगढ़ आदि। तो ये आपको याद वहां ज्यादा बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि वहां जब प्रश्न है ना, तो प्रश्न में आपको यह समझ में भी आ रहा है कौन सा बार बार पूछा गया है, कौन सा कई बार सवाल पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपको वो चीजें याद हुई हैं। तो वो क्लास जरूर एक बार जाके देख लेना। बाकी ये दिखाया है कहां कहां है ना, ये शिमोगा, चिकमंगलूर, ये सब मयूरभंज, सुंदरगढ़, सिंहभूम, है ना, दुर्ग, बस्तर, तो ये सब दिखाए गए हैं। चलिए जस्ता देख लेते हैं। तो यहां हम बहुत ज्यादा उन पे फोकस नहीं करेंगे जहां जहां मिल रहे हैं, बाकी चीजें देख लेंगे। जैसे जस्ता क्या है, जस्ता सामान्यतया शीशे के साथ मिलता है, मतलब जहां भी जस्ता मिलेगा वहां शीशा मिलेगा, इस बात की गारंटी लगभग है ना। तो जस्ता शीशा साथ साथ मिलते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है आपको। यह लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, शुष्क बैटरी इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा इत्यादि बनाने में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा वो चमकीला सा आइटम जो ऐसे करके भरते रहते हैं सब चीजों में, है ना, बैटरी बनाते समय भरते हैं, तो वो क्या होता है, वो यही जस्ता ही होता है। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ये है ना। भारत में राजस्थान जस्ते के भंडार में एकाधिकार है, तो ये चेंज नहीं हुआ है, ये लगभग एज इट इज है, काफी लंबे समय से राजस्थान ही है जस्ता में, ठीक है। तो राजस्थान जस्ता, हालत है खस्ता, क्यों, वहां खेती नहीं होती, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा भंडार भीलवाड़ा के जिले रामपुर अगूचा में है। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा, जावर, जा से जस्ता। राजस्थान राज्य में स्थित सीसा एवं जस्ता के अन्य भंडारण क्षेत्र ये सब हैं। भारत में जस्ता का अन्य जमाव यहाँ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता है, तो रामपुर अगूचा क्षेत्र पूछा जाता है, यूपी मत लगा देना, ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। चलो तो सीसा और जस्ता, तो सीसा और जस्ता में एकाधिकार लगभग किसके पास है, तो सर लगभग जो है एकाधिकार राजस्थान के पास है। अगला महत्वपूर्ण खनिज देखते हैं, चांदी, ठीक है। ओहो सर ज्वेलरी सी दिखा दी आपने, ये तो अंगूठी है और क्या क्या है, ब्रासलेट है और गले का वो है, इधर सर सिल्वर की टिकिया रखी है। चलो
चांदी सामान्यतया अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप से पाई जाती है। देखो ये भी जो है आग्नेय शिलाओं में पाई जा रही है, और किसके साथ पाई जा रही है? सीसा, जस्ता, तांबा, इनके साथ जो है मिश्रित रूप से पाई जा रही है। ठीक है, चलिए भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान ही है, एक बार फिर भी अपडेटेड से और देख लेना। इसके बाद चांदी कर्नाटक में है, और ये सब दिए हैं। यही जो जावर की खान है जो जस्ता के लिए थी, वही चांदी के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, अपडेटेड से हम इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए तांबा देख लेते हैं। भारत में तांबा धारवाड़, तो धारवाड़ में तो सारे धात्विक खनिज मिलेंगे। ठीक है, रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड, चालकोपाइराइड, धारवाड़ शिष्ट पाइराइड के रूप में मिश्रित पाया जाता है। ताम्रस्क के उत्पादन में भारत के 3 महत्वपूर्ण जिले, तो तांबा भी राजस्थान, बालाघाट, इन सब में सिंहभूम में होता है। ठीक है, फिर दिया है किसके अनुसार, और राजस्थान का खेतड़ी जो है वो भी तांबे उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, भारत में शीर्ष ताम्रस्क भंडार राजस्थान, झारखंड और ये हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, भंडार कहाँ है और उत्पादन कौन कर रहा है, तो ये डेटा क्योंकि थोड़े बहुत हर साल बदलते बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसको हम अपडेटेड डेटा से देखेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए कि तांबा जो है कहाँ सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, खेतड़ी वगैरह में, इन सब में। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉक्साइट अगला महत्वपूर्ण खनिज है। बॉक्साइट ये उसका अयस्क है। ये न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो वो एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बोले भाई से साइड हो जा, बॉक्साइट, बोले हट साइड, बोले क्यों, बोले एल्यूमिनियम है, मतलब एल्यूमिनियम है तो थोड़ा सा बढ़िया सा चीज लग रही है ना, एल्यूमिनियम है। चलो, इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी और लाल होता है। भाई सफेद क्या होगा, जिसमें लोहे की मात्रा कम होगी, ये इस तरीके से। बॉक्साइट टर्सरी काल की लेटराइट शैलों में पाया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिनियम बनाने में होता है, ये जरूर ध्यान रखना। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। भाई साइड हो जा, एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम सी दिख रही है, यहाँ कुछ बढ़िया सा दिख रहा है ना, तो एल्यूमिनियम और बॉक्साइट, इसको जरूर याद रखना, इसको मत भूलना। ठीक है, चलिए बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। वर्ष 2000 ये आंकड़ों के अनुसार, हमें इनसे कुछ नहीं करना। गुजरात राज्यों में बॉक्साइट मुख्यतः इन जिलों में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। तो ये डेटा आप अपडेटेड से देखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टिन अयस्क कैसीरोटाइट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पूछा गया है। कैसीरोस्टेराइट क्या है, बोले टिन है। टीन क्या होती है, टीन से याद कर लो, कैसी स्टेराइट है ना, कैसी स्टेराइट है मतलब कैसी स्ट्रेट है। टिन जो छत पे डालते हैं ऐसे याद कर लो, वही टिन है। ये छत पे पड़ी हो, अरे भाई अमीर मतलब घर से टीन नहीं देखे तुमने, छत पे पड़ी रहती है, गांव देहात में बिल्कुल संपर्क नहीं तुम्हारा लग रहा है, तो टीन जो है वही टीन है। तो बोले कैसी देख रहे, कैसी स्टेराइट है ना, कैसी स्टेराइट, तो कैसी स्टेराइट के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। अब एकमात्र है तो हम इसको याद कर लेंगे, टिन है, बोले छत्तीसगढ़ है। अब टिन को कैसे याद करोगे, याद करो वो टीन ऐसे लहरदार होती है, तो टीन है लहरदार है, तो बोले इसमें 36 लहरें होती हैं। ओहो सर याद हो गया, मतलब छत्तीसगढ़ उसके उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य टिन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित हैं। टिन का प्रयोग प्याय, टिन की चादरें बनाने इत्यादि में किया जाता है, और ये सब। ठीक है, चलिए अभ्रक देख लेते हैं। अभ्रक भारत में ही प्रेस को कभी पहले, अब तो ये सब बंद वाली प्रेसें आने लग गई, पहले प्रेस में एलिमेंट लगता था, है ना, पुराने जमाने की जो प्रेस होती थी उनमें एलिमेंट लगता था, वो एलिमेंट जो आइटम बनता था ना वो इसी अभ्रक का बनता था। खैर चलो, आग्नेय अभ्रक, अभ्रक आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। ठीक है, यह पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक है ना, ताप और विद्युत निरोधक है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है, काफी समय से यही है, और संपूर्ण विश्व में भी भारत अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक है। और भारत में भी सर्वाधिक उत्पादक कौन है अभ्रक का, आंध्र प्रदेश। तो आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश, कई बार अभ्रक पूछा गया है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है, देखो ना 2020 में 41% है, तो मोर देन 50, मतलब लगभग 50% ही है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है। इस मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिले भी आता है ना, कोडरमा अभ्रक की राजधानी। आप भाग बोले, अरे भाग बोले कोई डरमा, कोई डर नहीं है हमको, हम तो ये भगा रहे हैं, भग जाए यहां से, अभ्रक कोडरमा। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं।
खनिज संसाधन संगमरमर, वही संगमरमर जिसके पत्थरों पे तुम बैठे हुए हो, जो तुम्हारी लाइब्रेरी में नीचे चिपका हुआ है, तुम्हारे घर की फर्श पे चिपका हुआ हो सकता है, तो वही संगमरमर का पत्थर। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों से इनको खोद के काट पीट के निकाला जाता है। ये जेसीबी लिए चचा खड़े हैं, ये इसको काटेंगे तोड़ेंगे, फिर इनकी कटिंग वटिंग सब चीज होती है। तो संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है भाई, चूने की चट्टान है। इस पे ताप दाब इतना ज्यादा पड़ा, वर्षा इत्यादि का प्रभाव पड़ा कि चट्टान कायांतरित हो गई, इसकी काया बदल गई, और काया बदल के क्या बन गई? संगमरमर जैसा मूल्यवान आइटम बन गई। ठीक है, तो जिसने भी ज्यादा ताप दाब झेला है, आप भी अपने जीवन में जितना ताप दाब से तात्पर्य है, जितनी मेहनत झेलेंगे, उतना ही कायांतरित स्वरूप आपका बन के निकलेगा, है ना। तो ये समय आपके लिए कायांतरित बनने का है। तो कायांतरित जब बनेंगे तो फिर क्या होगा? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलो स्टोन से होता है। मकराना जो जगह है ना, वो राजस्थान का, वो इसके संगमरमर के लिए फेमस है। कभी कभी आप संगमरमर खरीदने जाओ तो लोग कहेंगे बोले मकराना का संगमरमर है। ठीक है, चलो, इसे मकराना संगमरमर भी पाया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि सर्वोत्तम किस्म का है। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है का निर्माण हुआ है। संगमरमर पॉलिश कटाई कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक संगमरमर का जो वो है उत्पादन, वो कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। चलिए कोयले पे आ जाते हैं। तो कोयला भी 4 प्रकार का होता है। जैसे लोहा 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, सिडेराइट, है ना, वो 4-5 थे, वे 4 थे, ऐसे ही ये होता है। एंथ्रेसाइट क्या है? इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। तो पीट जो कोयला होता है वो पिटा हुआ है, बिल्कुल बेकार है, इसका नाम ही इसलिए पीट है। और बेहतरीन क्वालिटी का जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। बोले इधर कोई साइड आ जा, एंथ्रेसाइट मतलब हमारी साइड आ जा। एंथ्रेसाइट क्यों? क्योंकि तू बढ़िया है। तो एंथ्रेसाइट और पीट को याद रखोगे। ठीक है, देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। गोंडवाना क्षेत्र मतलब जहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। मैंने आपको याद भी कराया कि गोंडवाना मतलब गुंडा, और गुंडा होते हैं काले काले, कोयला भी होता है काला काला। हा, याद हो गया। ठीक है, चलो, एंथ्रेसाइट कोयला सर्वाधिक कठोर और चमकीला स्वरूप है, या कहें एंथ्रेसाइट हमारी साइट आजा भाई, एंथ्रेसाइट इधर की साइड आजा, क्योंकि तू बढ़िया कोयला है। पीट उसे पीट पीट के भगा दिया, बोले तू बेकार कोयला है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु राज्य में करते हैं। कोई बात नहीं। फिर कोयला के ये कोयला क्षेत्र देखो, लोहा के क्षेत्र और कोयला के क्षेत्र आपसे खूब पूछे गए हैं पेपर में। तो ये वाला PYQ आप देख लेंगे, वो वीडियो जो आपको डिकोड एग्जाम 2.0 एक चैनल है, दूसरा चैनल है, उस पे वो दोनों पूरे वीडियो मिल जाएंगे। उस पे आपको कंपाइलेशन, भारत के भूगोल के 2 क्लासेस, विश्व के भूगोल के 2 8-8 10-10 घंटे के पूर्वावलोकन के क्लासेस, एक आपको उत्तर प्रदेश विशेष का मेरा क्लास, ये 5 बड़े क्लास आपको उस पे मिल जाएंगे। और ये 5 क्लास कम से कम 30 नंबर आपको पेपर में देंगे। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं? तो तातापानी, कोरबा, ये खूब पूछे गए हैं दोनों। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, कोरबा और तातापानी। झारखंड के रानीगंज, झरिया, है ना, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा, ये भी पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश सिंगरौली खूब पूछा गया है ना। उड़ीसा का तलचर, इव नदी, ये भी खूब पूछा गया है, उड़ीसा वाला, है ना। जो पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं उनको मार कर रहा हूं। असम में मिकिर पहाड़ी खूब पूछा गया है, मिकिर, है ना। चलो, सिक्किम की रंगित घाटी भी पूछी गई है। पश्चिम बंगाल रानीगंज खूब पूछा गया है पेपर में। और मेघालय में खासी पहाड़ी, ये तो आपको पता ही है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरैनी। तो ये याद रखना, सिंगरौली अलग है, ये MP में पड़ता है, और सिंगरैनी अलग है, ये तेलंगाना में पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कौन कौन से? तो छत्तीसगढ़ के सर कोरबा और तातापानी। झारखंड का कौन सा? रानीगंज, झरिया को याद रखोगे, झरिया तो झारखंड, झरिया झरिया झारखंड, ये तो याद हो जाता है। रानीगंज को और याद रखोगे। मध्य प्रदेश का सिंगरौली और सिंगरैनी पूछे तो वो तेलंगाना का। ठीक है, फिर ओडिशा का तलचर, है ना, बेसिकली असम का जो है मिकिर पहाड़ी, सिक्किम का रंगित घाटी, ये नदी घाटी है, बंगाल का रानीगंज वाला एरिया, मेघालय का खासी पहाड़ी, और तेलंगाना का सिंगरैनी, और दूसरा गोदावरी नदी घाटी। ये प्रश्नों के माध्यम से आप करोगे ना तो आपको आसानी जाएगी, आपका आराम से होगा, है ना। तो ये इसके इसीलिए मैं जाके कह रहा हूं, इसकी जो है इस सीरीज की क्लास जरूर देख लेना, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लास जो दूसरी वाली जो 2 वीडियो हैं, है ना, 2 कंपाइलेशन है 10-10 घंटे के, दूसरा वाला जो है उनमें आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। चलिए
अब देखते हैं भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं, है ना। चलो, जगतिया घोघा गुजरात में, तो इनके स्टेट याद रखो खाली, गुजरात, मंगंडम, अवाड़ी, बिरूबा तमिलनाडु में, देखो ये गुजरात रहा, है ना। फिर ये तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन दोनों में रहा। त्रिपुरा में है, नॉर्थ ईस्ट में मिल रहे हैं, है ना। राजस्थान है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोदावरी। तो देखो ये सारे स्टेट दिए ही हैं। जो रेड है मतलब उनमें ज़्यादा डेंसिटी है, जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, इधर असम है, इसमें गैस की ज़्यादा इंटेंसिटी है, मतलब ज़्यादा घनत्व के साथ गैसें मिल रही हैं। तो ये मैप अगर दिमाग में रहेगा तो प्राकृतिक गैस क्षेत्र का आप आराम से लगा लोगे। प्राकृतिक गैस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा सवाल अभी तक परीक्षा में नहीं पूछे गए। चलिए, खनिज तेल के क्षेत्र कौन से हैं, तो इन 3 घाटियों को याद रखना। भारत में खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी, ये वाला एरिया, ठीक है, असम का डिगबोई वगैरह, है ना। चलो, गुजरात का तट जो है, ये गुजरात के तट वाले एरिया, फिर पश्चिमी तट पे मुंबई हाई वगैरह ये सब हैं, और पूर्वी तट पे, तो पूर्वी तट पे तो एक आध कोई होगा, है ना। तो पूर्वी तट, पश्चिमी तट और गुजरात का तट, और इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ये 4 क्षेत्र भारत में खनिज तेल क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, तो इसको भी याद रखोगे, ठीक है। अब इसी के आधार पर कुछ रिफाइनरी है ना। तो अब रिफाइनरियां भी इन्हीं एरिया में ज्यादा पाई जाएंगी। जैसे डिगबोई सबसे पुरानी रिफाइनरी है, डिगबोई कहां है? असम में। गुवाहाटी या नूनमाती आपको याद रहेगा, असम में। बोंगई गांव, तो बोंगई गांव जंक्शन है, मतलब बोंगई ट्रेन जाती है, बोंगई गांव, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में कभी गए हो तो बोंगई गांव पड़ता है, असम में है। और नुमालीगढ़, है ना। नुमाली को याद रखना रूमाली रोटी से, रूमाली रोटी, और वो कैसी होती है? ऑसम होती है सर, बहुत अच्छी होती है, पतली पतली सी, चाप के साथ खाते हैं उसे। ओहो सर, याद आ गई। चलो, तो नुमाली मतलब असम, रूमाली असम, बोंगई गांव आपको याद होगा, गुवाहाटी तो असम की राजधानी, ऐसे याद कर सकते हो। डिगबोई सबसे पहले स्थापित जो है रिफाइनरी है, तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। फिर तमिलनाडु में मनाली और नागनीपट्टनम। बोले क्या कह रहा है? तमिल तू मिल भाई, तमिलनाडु तू मिल, मैं मना लूंगा तुझे, तेरे हाथ पैर में चोट लग गई है, मुझसे लड़ाई हुई थी तेरी, तो तेरी नागपट्टिनम, तेरी पट्टी भी बांध दूंगा, तू मिल तो सही भाई, तुझे मना लूंगा। मनाली देख के उत्तराखंड या हिमाचल मत लगा आना, मनाली तुझे मना लूंगा, तू मिल, ठीक है। फिर मुंबई तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र, ये दोनों महाराष्ट्र में है। फिर विशाखापत्तनम, तातीपाका, ये कहां है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। कोच्चि, पारादीप, हल्दिया, कोच्चि पड़ती है केरल में, पूछा गया है। पारादीप भी पूछा गया। तातीपाका और पारादीप दोनों कंफ्यूज मत होना, तातीपाका आंध्र प्रदेश की है और पारादीप आपकी ओडिशा में है, ठीक है। चलिए, हल्दिया कहां पड़ती है? पश्चिम बंगाल में पड़ती है, पूछा गया है, इसको जरूर याद रखना। डिगमोई सबसे पुरानी है, असम में है। फिर मथुरा आपकी उत्तर प्रदेश की रिफाइनरी है, ये रही मथुरा, है ना। पानीपत आपके हरियाणा में पड़ता है, ये रहा, ये रिफाइनरी है। रिफाइनरी मतलब कच्चा तेल निकाल लाए, अब उसमें से इसको रिफाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल में तो भाई बहुत चीजें मिलती हैं, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, तो उसका रिफाइनमेंट जरूरी है, मतलब उसमें क्या क्या किस किस स्थिति में है उसको रिफाइन करना जरूरी है, तो ये रिफाइनरी है। फिर बरौनी बिहार में, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी बरौनी एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलती है, इसको भी याद रखना, ठीक है। फिर मंगलौर जो है वो कर्नाटक में है, इधर पश्चिमी तट पर। कोयली जो है वो गुजरात में पड़ती है, ठीक है। तो एक कोयली, जामनगर, बाड़ीनार, है ना, बीना भी मध्य प्रदेश में पड़ती है, एक बठिंडा। फिर इधर डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी असम वाली, बोंगई गांव भी असम में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप ओडिशा, विशाखापत्तनम, तातीपाका ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, है ना। और नागपट्टिनम आपका तमिलनाडु में पड़ता है, मनाली और नागपट्टिनम। चलो, ये सवाल इनसे पूछे गए हैं पेपर में। अब भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र, ये भी न जाने कितनी बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, सबसे पहले भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई थी, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तो कैसे याद रखोगे? रूस हमारा पुराना मित्र है ना, पुराना दोस्त है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतवार ना रहा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। खैर चलो, तो भिलाई जो है, रूस हमारी भलाई करता था, है ना, हमारा पुराना मित्र है, तो भिलाई संयंत्र जो है हमने किसकी हेल्प से स्थापित किया है? रूस की। राउकेला किसकी मदद से स्थापित किया है? जर्मनी की मदद से।
केला मांग रहे हो किसी से, भाई केला दे दो, एक दे दो, दो दे दो। लाऊ केला, ताऊ राऊ केला मतलब लाओ केला लेके आओ। तो वो क्या कह रहा है, मनी लेके आ भाई। पहले जर्मनी की हेल्प से बनाया है 1959 में। कहां है, ओडिशा में। दुर्गापुर कहां है, दुर्गापुर ब्रिटेन की हेल्प से बनाया है, पश्चिम बंगाल में। तो माता दुर्गा ने ब्रिटेन वालों को भगाने में हमारी हेल्प की थी, तो फिर हमने दुर्गा जो संयंत्र बनाया वो ब्रिटेन की हेल्प से बना लिया। याद होने चाहिए यार बस कैसे भी। बोकारो जो है, बोकारो भी रशिया की हेल्प से है, ठीक है, बोकारो भी रशिया की हेल्प से है, ये भी याद रखना। तो पहले रशिया हमारा क्या था, भिलाई चाहता था, अब वो बेकार सा हो गया है, शैतान सा हो गया है, आसपास वालों से लड़ता रहता है। तो भिलाई चाहता था और बोकारो, तो भिलाई और बोकारो हमने किसकी हेल्प से बनाए हैं, रशिया की हेल्प से। दुर्गा किसकी हेल्प से बनाया है, ब्रिटेन की हेल्प से। और एक बनाया राऊ केला, केला मांग रहे हैं तो उसने कहा मनी लेके आओ, वो जर्मनी की हेल्प से। तो ये पूछे जाते हैं किस किस की हेल्प से बनाए हैं इस्पात संयंत्र, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 4-5 चीजें और रह गई हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं भारत की जो एल्यूमिनियम कंपनियां, ये बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इनके क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कहां कहां है ये भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखो इंडाल्को कहां है, इंडाल्को सहायक देश इनके कोई नहीं पूछता है कहां है। तो इंडाल्को आपका है पश्चिम बंगाल में और मुरी झारखंड में, अलवाय में। हिंडाल्को जो है आपका, हिंडाल्को कहां है आपका, रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश में। तो इसको एक याद रखना कि भाई हिंडाल्को कहां है, तो हिंडाल्को हमारे यहाँ है, हिंडाल्को हमारी डाल्को है मतलब हमारे यहाँ है, मतलब उत्तर प्रदेश में है, मतलब रेणुकूट में, ठीक है। चलो फिर बाल्को, तो बालक है ये, तो बाल्को और कोरबा, तो बाल से मतलब यहां से कोरबा से बा उठाया हमने इसका लास्ट का और यहां जोड़ दिया। तो बाल्को कहां है आपका, कोरबा झारखंड में पड़ता, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर मालको, मालको कहां है आपका, चेन्नई में है, चेन्नई या सलेम है ना, चेन्नई, मेट्टूर, सलेम। तो माल कहां मिलेगा भाई, चेन्नई जैसी जगह, बढ़िया जगह है तो वहीं माल मिलेगा। मतलब देखो इंडाल्को कहां है, तो इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल में है। फिर हिंडाल्को कहां है, हिंडाल्को हमारी डाल्को मतलब हमारे यहाँ है। फिर बाल्को कहां है, तो बाल्को मतलब बा हमने उठाया था कोरबा से, वहां है। फिर मालको, माल कहां मिलेगा, चेन्नई या सलेम में, ठीक है। फिर वेदांता भूल सकते हो। नाल्को को याद रखना, नाल्को कहाँ है, अंगुल उड़ीसा या दामनजोड़ी में। इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कहाँ कहाँ है और ये क्रोनोलॉजी किस किस क्रम में स्थापित हुई है। सबसे पहले इंडिया मतलब इंडाल्को स्थापित हुई है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हिंडाल्को स्थापित हुई है, इंडाल्को, हिंडाल्को, फिर वाल्को, फिर माल्को, फिर नाल्को, है ना, ऐसे करें। BMN, JKLMN, हाँ तो ये तो लो BLM तो क्रम में हो गई, बाल्को ये किसके क्रम में हो गई, इनकी स्थापना जो है ये अंग्रेजी के जो लेटर वाला वो है उसके क्रम में हो गई, क्योंकि पहले बी आता है, बी के बाद एम आता है ना, मतलब अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखोगे एम के बाद एन आता है। तो बाल्को, माल्को, नाल्को, उससे पहले इंडिया वाली सबसे पहले होगी इंडाल्को और बीच में हो जाएगी हिंडाल्को। तो सारे क्रोनोलॉजी याद हो गई। तो ये क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है और इनके मुख्यालय भी पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र कहां कहां हैं जो परमाणु ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, उनके प्रदेश मिलाने को आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो आपका कहां है, वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये रहा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में पड़ता है नरोरा पावर स्टेशन। तो एक ये हो गया। पोखरण आपका जो है वो राजस्थान में पड़ता है ना। फिर कलपक्कम, कलपक्कम जो आपका पड़ता है, सॉरी काकरा पार जो पड़ता है, काकरा पार आपके कहां पड़ता है, गुजरात में। तो काकड़ा, फाफड़ा ये सब कहां मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं। तो काकरा पार आपका जो है वो आपका गुजरात में मिलता है। फिर आ जाओ तारापुर, तारापुर, तारापुर कहां मिलता है, ये आपके महाराष्ट्र में है। और कलपक्कम, तो कलपक्कम कहां है, नाम भी ऐसा साउथ जैसा लग रहा है ना, तो ये तमिलनाडु का है। और एक और रह गया कैगा, कैगा कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो ये कहां कहां पड़ते हैं और इनके विषय में आपसे पूछा जाता है, तो इनको नोट भी कर लो। जैसे पोखरण आपका है, पोखरण आपके कहां पड़ रहा है, पोखरण सर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। नरोरा आपके परमाणु संयंत्र है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पड़ता है सर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा काकरा पार, काकरा पार को, काकरा फाफड़ा ये सब कहां मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं सर, गुजरात में है। चौथा कैगा, कैगा कहां पड़ रहा है, कैगा आपके कर्नाटक में पड़ रहा है, कर्नाटक में पड़ रहा है। फिर आपके कलपक्कम, कलपक्कम भी कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, कलपक्कम
कलपक्कम वाला ये कहाँ है, इसमें शायद 2 संयंत्र हैं, ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। और कोई रह गया एक तारापुर रह गया। तारापुर आपका जो है, तारापुर कहाँ पड़ रहा है, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देख लो, पोखरण ये हो गया, नरोरा ये हो गया, काकरापार ये हो गया, है ना, गुजरात में कैगा ये हो गया, कर्नाटक में कलपक्कम ये हो गया और तारापुर ये हो गया। तो इस प्रकार से 6 स्थानों पर भारत की परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं परिवहन में कोई बहुत ज्यादा सवाल आपसे पेपर में नहीं पूछे गए हैं, कुछ करंट अफेयर्स में अगर अपडेट में कुछ चर्चा में हो तो उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। जैसे भारत में कुल सड़क की लंबाई कितनी है, तो भारत में कुल सड़क की लंबाई है 2.1%। कुल सड़क यातायात सड़क मार्ग से सबसे ज्यादा जो है 40% होता है, मतलब व्यापारिक यातायात भी सड़क मार्ग से सबसे ज्यादा होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। भारत में कुल रेलवे जोन अगर कोई पूछे तो कितने हैं, तो कुल रेलवे जोन 18 हैं। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग, कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है ना। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से डुबरी हल्दिया तक जाता है। तो ये सब बातें इससे रिलेटेड है। अब कुछ नगर और उनके उपनाम देख लेते हैं, ये आपसे पेपर में पूछे गए हैं, तो जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। जैसे ईश्वर का निवास स्थान बनारस, भाई पवित्र नगरी है, प्रयागराज, है ना। फिर स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, आपको पता है। मंदिरों और घाटों की नगरी बाबा जो है विश्वनाथ की नगरी बनारस, है ना, बनारस के घाट फेमस है ना। चलो, अरब सागर की रानी तो कोच्चि, है ना, कोच्चि को माना जाता है अरब सागर की रानी। चलिए, फिर पूर्व का वेनिस भी कोच्चि को मानते हैं। त्योहारों का नगर मानते हैं मदुरई को। ठीक है, तो ये जो याद करने हैं, जो सामान्यतः याद होते हैं वो तो होते ही हैं, जो करने हैं उनको देख लो। ऐसे अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस, त्योहारों का नगर। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं, तो मैसूर जो है कर्नाटक का रत्न कहलाता है। गुलाबी शहर जयपुर सबको पता है ना, ये उसी की जो है हवा महल की प्रतिमा है। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहते हैं, है ना। और पूर्व का वेनिस किसे कह रहे थे, कोच्चि को। तो पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को। भारत का पेरिस भी जयपुर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, कश्मीर को, क्योंकि वहां की जैसी जलवायु की स्थिति है सेम कश्मीर की भी है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, खज्जियार, हिमाचल प्रदेश में जगह है उसको। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, मेघालय को। तो स्कॉटलैंड भी वैसा ही है, बारिश जहां ज्यादा पड़ती है तो वो मेघालय वाला एरिया है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहते हैं, केरल को कहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखोगे। राजस्थान का गौरव क्या है, चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है ना। दिल्ली NCR के बाद जो भरतपुर वाला एरिया आता है वो फिर राजस्थान वहां से पूरे आता है। राजस्थान का थम्मोपल्ली हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई है, क्योंकि मुंबई टापुओं पर बसी हुई है। इस्पात नगरी जमशेदपुर टाटा जी ने जो स्थापित की वो। भारत का पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग भी जो है इस्पात नगरी के लिए फेमस है। तो भारत की इस्पात नगरी जमशेदपुर, तो भारत का पीटर्सबर्ग इस पे जमशेदपुर। भारत का दिल दिल्ली, तो दिल्ली है दिल वालों की। ठीक है, फिर दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। फलों की डलिया, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा फल होते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। भारत का बगीचा बेंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता। भारत में मसालों का बगीचा केरल। कुछ और नाम है, इनको और देख लेते हैं। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। पर्वतों की रानी मसूरी। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियां। बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। और यहीं आपसे कोई पूछे बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। तो दामोदर नदी याद रखना, ये हुगली में जाके मिलती है, हुगली की सहायक नदी है। और हुगली क्या है, गंगा नदी का ही एक पार्ट है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप है। डायमंड हार्बर कोलकाता। जुड़वा नगर सिकंदराबाद हैदराबाद। झीलों का नगर श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ। ठीक है, आपको सबको पता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है, तो आज आपकी भारत का भूगोल पूरी तरह से समाप्त होता है ना। जल्द ही आपको इसका एक कंपाइलेशन वीडियो भी मिल जाएगा, है ना, जो आपको सारी चीजें एक बार में ही जो है, अब 8 की एक क्लासें हुई हैं तो लगभग 8 घंटे के आसपास का ये वीडियो हो जाएगा, है ना। 1 घंटे की हमने एक क्लास ली है तो आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा चीजों का। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को।
हमने देखा 5 क्रम की चट्टानें, आधा कविगो, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, जिसमें धारवाड़ जो है किसके लिए फेमस है सर? धारवाड़ धात्विक खनिजों के लिए फेमस है, विंध्यन चूना और बलुआ पत्थर के लिए फेमस है, गोंडवाना कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, फिर हमने बताया 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। ठीक है, यही सब यहाँ ले। छोटा नागपुर भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। बेसिकली रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी का धात्विक खनिज क्षेत्र है। फिर हमने देखा प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक पाए जाते हैं। गुजरात और इनमें खनिज और अभ्रक गुजरात, असम। तेल निक्षेप यहाँ गुजरात, असम में पाए जाते हैं, माफ कीजिए। राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। और वृंद क्रम की चट्टानों में मैंने आपको बताया चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। शैल तंत्र धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये सब चीजें मिल रही हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य का पठार, ओडिशा, ये सब खनिजीय स्थल के लिए फेमस है और भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहलाता है। लौह खनिज देखा, लोहा 4 प्रकार का होता है, HMLS मैंने आपको बताया। HML तो याद कर लेना, स्कूटर आता था पहले, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लाइमोटाइट और सिडेराइट। ठीक है, फिर हमने देखा ये कहां कहां मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये सवाल करोगे तभी याद होंगे। जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिलता है, हमने देखा। कहां मिलता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है। चांदी भी सेम स्थिति है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलती है। जावर की जो खान है वही सीसा, जस्ता, चांदी के लिए काफी फेमस है। तांबा भी जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो सीसा, चांदी, तांबा, जस्ता, ये सब राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका चेंज होता रहता है उत्पादन इत्यादि, तो इसको अब करंट डेटा से अपडेट कर लेना। चिन कैसी स्टेराइट, मैंने आपको बताया कैसी स्ट्रेट हो रही है एकदम टिन, तो टिन की टीन डालते हैं ना, तो वही टिन है ये। ठीक है, चलो इसको ध्यान रखना। और छत्तीसगढ़ इसके उत्पादन में सर्व प्रमुख है। अभ्रक जो है, अभ्रक तो जो है कायांतरित चट्टान है अभ्रक। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है। फिर संगमरमर भी कायांतरित चट्टान है, राजस्थान के मकराना इसके लिए फेमस है। कोयला भी जो है 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइड बोले हमारी साइड आ जा तो बढ़िया कोयला है, और पीट मतलब सबसे बेकार कोयला। ठीक है, 90% गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। फिर कोयला कहां कहां से मिल रहा है ये थोड़ा ध्यान रखना। कोयला और लोहे के बहुत पूछे गए हैं, इनको PYQ एक बार देख लें से ही काम चलेगा। प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, इधर असम है ना, पूरा ही नॉर्थ ईस्ट मान लो। फिर इधर कर्नाटक, तमिलनाडु है, ये सब है। ठीक है, फिर खनिज तेल क्षेत्र भारत में 4 हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और आपके गुजरात का तट। ठीक है, चलिए फिर ये रिफाइनरी कौन कौन सी कहाँ कहाँ है, तो असम में डिगबोई है, गुवाहाटी है, बोंगईगांव है, नुमाली है। तमिलनाडु में मनाली, नागपट्टिनम है, मैंने आपको बताया नुमाली, रूमाली रोटी औसम है। तू मिल तो सही भाई, तुझे मैं मना लूंगा, तेरी पट्टी वट्टी करा दूंगा। ठीक है, मुंबई, विशाखापत्तनम, तातीपाका दोनों आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि आपके केरल में है, पारादीप ओडिशा में है, हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, पानीपत आपके हरियाणा में, बरौनी बिहार में, मंगलौर कर्नाटक में, कोयली गुजरात में। तो ये सब आपके रिफाइनरी है, मतलब कच्चा तेल निकाल के यहां उनको रिफाइन किया जाता है, दोबारा उनको रीप्रोसेस किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर प्रमुख इस्पात संयंत्र, तो भिलाई, रूस हमारी भिलाई चाहता था, हमारा मित्र था, तो भिलाई इस्पात संयंत्र बना दिया। अब वो क्या हो गया है? अब बोकारो बेकार सा हो गया है, पड़ोसी से लड़ता रहता है। राउरकेला केला मांगने गए तो पैसा तो लेगा ही केले वाला। दुर्गापुर, तो दुर्गा जो है वो हमने दुर्गा माता की कृपा से हमने ब्रिटेन वालों को भगा दिया था, उनकी हेल्प से स्थापित कर लिया। फिर ये हिंडाल्को, तो हिंडाल्को सबसे पहले इंडिया की बात होगी ना, मतलब हिंडाल्को है, ये क्या है? एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, तो सबसे पहले हिंडाल्को है, फिर हिंडाल्को है। हिंडाल्को सेम सा साउंड है, तो पहले इंडिया फिर हिंडाल्को, फिर BM मतलब उसी क्रोनोलॉजी में बाल्को, माल्को और नाल्को। ठीक है, बाल्को, माल्को, नाल्को इसी क्रम में है, और इनके मुख्यालय भी हमने देख लिए कहां कहां है। ठीक है, फिर हमने देखे जो परमाणु से क्षेत्र हैं, तो पोखरण में है, राजस्थान में पड़ता है, नरोरा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, पारादीप है, महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आपका जो काकरा पार है, काकरा फाफड़ा, ये कहाँ? गुजरात में मिलते हैं। कैगा है कर्नाटक में, कलपक्कम आपका जो है तमिलनाडु में, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है ही। ठीक है, फिर हमने देखा परिवहन, इनमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था। फिर हमने देखे जो उनके उपनाम हैं विभिन्न शहरों के, तो ये सारे आपने देख ही लिए, इनको एक बार और देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो आपका भारत का भूगोल आज पूरी तरह से समाप्त होता है ना। 8 कक्षाएं हमने भारत के भूगोल में की हैं, 3-4 क्लासेस विश्व के भूगोल की ओर रह गई हैं, उसको कंप्लीट करके फिर मैं CSET पे आ जाऊंगा। ठीक है, पेपर अगर आपका मान लो इन केस एक्सटेंड होता है, डेट अगर उसकी बढ़ती है,
तो फिर देखते हैं, कुछ पूर्वावलोकन की कुछ क्लासेस में और ले लूंगा, किसी और विषय को उठा लूंगा जिसको आप कहोगे, है ना। वरना ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा के फिर मैं सीसेट के प्रश्नों पे आपके आ जाऊंगा और पेपर से 15 दिन पहले से मैं आपको करंट अफेयर्स कराना शुरू कर दूंगा। तो सीसेट के मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स आप पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, है ना। बाकी आनंद लीजिए, बाकी बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन का समय है, अच्छे से रिवाइज करिए। समय अगर परीक्षा 27 अक्टूबर को होती है तो अब लगभग आपके पास 1 माह से भी कम का समय बचा है। अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन ही आपको अंतिम सफलता दिलाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली, सहेलियों के साथ भी अवश्य साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।